Good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon, all of you. चिन्मया, प्रमोद, राहुल, उमेश, विशाल, पारुल, मयंक, शिवांगी, सुमन, आशिक, राजीव, निशा, मयंक, दीपिका, सतीश, गौरव, श्याम, गौरी, सुजीता, आराधना, मयंक, पारुल, दीपिका, दिव्या, चिन्मया, रोहिणी, आकांक्षा, रोहित, राजीव, सन्नी। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। क्यों भाई, कैसे हो? तो कल हम लोगों ने 3 छोटे छोटे टॉपिक खत्म किए थे, डिक्शनरी और वर्ड फॉर्मेशन और जम्बलिंग। ये 3 छोटे छोटे टॉपिक्स थे जो कल हम लोगों ने खत्म किए। उससे पहले हमने लेटर सीरीज खत्म किया था, वो भी छोटा टॉपिक था। उससे पहले पेयर फॉर्मेशन खत्म किया था, वो भी छोटा टॉपिक था। लेकिन उससे पहले जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ा था वो बहुत बड़ा टॉपिक था। ठीक है, वो कम से कम 6-7 दिन में खत्म हुआ था। आज भी हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, है ना, आज भी हम, सर अगर कोई आपसे मिलना चाहे तो वो कैसे मिले, उसके लिए आप एक सिलेक्शन लीजिए सरकारी नौकरी में। ठीक है, फिर आप हमारे साथ लंच कीजिए मुखर्जी नगर आके। ठीक है जी, लेकिन पहले आपको सिलेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक, तो आज भी हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो भी एक छोटा टॉपिक है, नन्ना मुन्ना सा टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी टॉपिक आज ही शुरू होगा और आज ही खत्म भी हो जाएगा, और ये बहुत छोटा टॉपिक है। और जो मैट्रिक्स टॉपिक है, और इस टॉपिक को कहीं कहीं हम इस नाम से भी देखते हैं। ठीक है, खासकर जो जम्मू एंड कश्मीर का पेपर होगा, ठीक है, JNK का जो एग्जाम है ना, जम्मू एंड कश्मीर का जो एग्जाम होता है, ठीक है, वहां पर हमें मैट्रिक्स जो टॉपिक है वो ट्रेंड्स नाम से दिखाई देता है। किस नाम से दिखाई देता है? ट्रेंड्स। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये बेसिकली कोडिंग जो चैप्टर हमने पढ़ा था, है ना, इस चैप्टर में भी कोडिंग ही यूज होती है। ये क्या है? ये कोडिंग का ही पार्ट है। ठीक है, ये कोडिंग का ही पार्ट है जी। यहां पर भी हम क्या करते हैं? कोड करते हैं। हम लेटर को किस में कोड कर देते हैं? हम लेटर को नंबर में कोड कर देते हैं, मैट्रिक्स में। ट्रेंड्स जो टॉपिक है इसमें हम क्या करते हैं? एक लेटर को नंबर में कोड कर देते हैं। अच्छा, मैंने आपसे कहा था, हाँ जी, क्या करना है? हमें लेटर को नंबर में कोड करना है। अब किस तरीके से कोड करना है? बहुत आसान है। जैसे एक मैट्रिक्स में आपके सामने बनाने जा रहा हूं, मैट्रिक्स की कोडिंग किस तरीके से होती है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, ये जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो। मैट्रिक्स जरूरी नहीं है स्क्वायर हो। जैसे कि यहाँ पे 0 1 2 3 और 0 1 2, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। इस मैट्रिक्स में 3 तो कॉलम है, सॉरी 4 कॉलम है इस मैट्रिक्स में। वैसे तो 5 कॉलम है, 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 रो है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स के अंदर कुछ लेटर्स भरे गए हैं, और वो लेटर्स क्या है बेटा? LRQOLERVELQ। ठीक है, ये मैट्रिक्स के अंदर लेटर्स फिल हुए हैं। अब इसमें होता क्या है? मैट्रिक्स को, है ना, ऑब्व्यू, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? ऑब्व्यू। ठीक है, इसमें होता क्या है? ये कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट है, और एक सस्ती कोडिंग है। सस्ती कोडिंग मतलब एक इजी कोडिंग है। ठीक है, हाँ जी, कौन सी कोडिंग है? एक इजी कोडिंग है, बहुत इजी कोडिंग, बहुत ही सिंपल कोडिंग है। बेटा एडमिशन इसलिए नहीं हो पा रहे होंगे, एडमिशन क्लोज हो चुके होंगे इस बैच में, इसलिए एडमिशन नहीं हो पा रहा है किसी का। ठीक है जी, तो यहां पर हमें कोडिंग करनी है बेटा। हमें लेटर को किस में बदलना है? लेटर को नंबर में बदलना है। अब हम मैट्रिक्स की कोडिंग करते कैसे हैं? जैसे कि ये लेटर L है, इस लेटर को मैं कैसे कोड करूंगा? बेटा L लेटर को कोड करने के लिए पहले हम उसके सामने रो का नंबर पढ़ेंगे, देन कॉलम का नंबर पढ़ेंगे। तो L के सामने कितना रो का नंबर है? 0। कॉलम का नंबर कितना है? 0।
तो हम 0 0 से एल को कोड कर सकते हैं, लेकिन एल तो बेटा यहां भी है। अब इस एल की कोडिंग क्या होगी सर? इस एल की कोडिंग होगी 1 1, ठीक है सर। एल तो यहां भी है, इस एल की कोडिंग क्या होगी? 2 2। तो पहले रो का नंबर देन कॉलम का नंबर। जैसे कि लेटर आर है, आर को मुझे कोड करना है बेटा, ये लेटर आर है, इसकी कोडिंग क्या होगी? पहले रो का नंबर देन कॉलम का नंबर, यानी कि 0 1। मैंने कोड कर दिया आर को 0 1 से, लेकिन लेटर आर तो यहां भी है। इस आर की कोडिंग कैसे होगी सर? पहले रो का नंबर फिर कॉलम का नंबर, तो 1 3 मैंने कोड कर दिया बेटा 1 3 से। तो मैट्रिक्स बेसिकली कोडिंग फॉर्म में यूज होती है। जब हमें मान लो कोई गुप्त संदेश किसी को भिजवाना है, तो हम उसको एक मैट्रिक्स भेज सकते हैं पहले से, और फिर उसको नंबर्स भेज सकते हैं, तो वो उन नंबर्स को कोड कर लेगा लेटर में, तो उसको पता चल जाएगा ये मैसेज एक्चुअल में है क्या। ठीक है, हाँ जी। तो मैट्रिक्स कोडिंग के काम आती है, मैसेज को कोड करने के काम आती है। तो ये है नॉर्मल मैट्रिक्स की कोडिंग। अगर नॉर्मल मैट्रिक्स की कोडिंग होगी तो बिल्कुल इस तरीके से होगी, पहले रो के सामने का नंबर पढ़ोगे फिर कॉलम। कभी कभी इनवर्स मैट्रिक्स भी एग्जाम में आ सकती है। इनवर्स मैट्रिक्स अगर एग्जाम में आएगी तो उसकी पहचान कैसे होगी? जैसे मान लो एग्जाम में एक मैट्रिक्स दी गई है हमें, ठीक है, देखो 0 1 2 0 1 2 ए बी सी सी बी ए डी सी ए। अब इनवर्स मैट्रिक्स की पहचान क्या है? एग्जाम में ये मैट्रिक्स दी जाएगी आपको, ये मैट्रिक्स दी जाएगी, और मैट्रिक्स देने के बाद आपको एक लेटर दिया होगा कि ये जो लेटर बी है इसकी कोडिंग आपने 1 0 से करनी है ना। मैट्रिक्स में हमने लेटर बी की कोडिंग कर दी 1 0 से। अब आप बताओ ये 1 0 से कोडिंग किस तरीके से हो रही है? हाँ जी। तो बेटा अब मैंने यहां पे देखा कि ये एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा, ये एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा कि बी की कोडिंग 1 0 से हो रही है। अब आप जरा ध्यान से देखो, अगर मैं 1 ये पढ़ूं 0 ये पढ़ूं, तो मेरे हिसाब से जो 1 0 कोडिंग है वो किसकी होनी चाहिए भाई? 1 0 कोडिंग होनी चाहिए सी की, लेकिन इन्होंने सी की तो कोडिंग करी नहीं है, इन्होंने 1 0 कोडिंग करी है बी की। तो इन्होंने हो सकता है कि रिवर्स मैट्रिक्स पढ़ ली हो, ठीक है, इन्होंने रिवर्स क्वेश्चन बना दिया हो उल्टा। कैसे? पहले इन्होंने 1 कॉलम पढ़ लिया, देन बाद में 0 रो पढ़ लिया, तो इन्होंने 1 0 जो कोड मारा है वो बी की कोडिंग की है, यानी कि पहले कॉलम फिर रो 1 0 लाइक दिस। ठीक है, तो हमारे एग्जाम में क्या होगा, एक मैट्रिक्स हमें दी जाएगी और हमें एग्जाम्पल दिया जाएगा, ठीक है, और उसके बाद एक वर्ड हमें दिया जाएगा, उस वर्ड को हमें कोड करना होगा। ठीक है, अगर मान लो एग्जाम में सिर्फ मैट्रिक्स आपको दी जा रही है और ये एग्जाम्पल्स आपको नहीं दिए जा रहे हैं, तो हम बाय डिफॉल्ट उसको नॉर्मल मैट्रिक्स मान के सॉल्व करेंगे। बाय डिफॉल्ट उसको नॉर्मल मैट्रिक्स मान के हम सॉल्व करेंगे। देखो मैट्रिक्स का क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से बनेगा मैं आपको दिखाता हूं। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। जो कोडिंग डिकोडिंग हमने चैप्टर पढ़ा था उसी का ये एक पार्ट है, ये कोडिंग डिकोडिंग का, और ये कोडिंग डिकोडिंग का सस्ता पार्ट है। ठीक है, हमने तो कोडिंग डिकोडिंग में बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन पढ़े थे, लेटर कोडिंग पढ़ा था, नंबर कोडिंग पढ़ा था, मिक्स्ड कोडिंग पढ़ा था, और बहुत खतरनाक लॉजिकल क्वेश्चंस हमने किए थे। लेकिन ये तो एक सस्ता क्वेश्चन है, एक सस्ती कोडिंग है, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो एग्जाम में इस तरीके से मैट्रिक्स हमें दी गई है। यहाँ पे 2 मैट्रिक्स हमें दी गई है, पहली मैट्रिक्स और दूसरी मैट्रिक्स।
अच्छा, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में दो ही मैट्रिक्स हो, एग्जाम में एक सिंगल मैट्रिक्स भी हो सकती है और उससे हम अपना काम चला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दो मैट्रिक्स दी गई हैं, तो यानी कि हमें अपना क्वेश्चन इन दोनों मैट्रिक्स से सॉल्व करना है। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल तो दिया नहीं है, सीधा हमसे पूछा है कि बताओ मैगी की कोडिंग क्या होगी, तो हम इस क्वेश्चन को नॉर्मल मैट्रिक्स मान के सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? अब ऐसा मत करना कि पहले एम के सारे कोड लिखो, फिर ए के, फिर जी के, फिर आई के, ऐसा नहीं करते हम। इस क्वेश्चन को हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करके सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, हम हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करेंगे, हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करेंगे। अच्छा, जब हम ऑप्शन को चेक करेंगे तो उस ऑप्शन को आगे से चेक करने की जगह हम पीछे से चेक करेंगे, ठीक है जी। हम उसको आगे से चेक नहीं करेंगे, हम उसको पीछे से चेक करेंगे, ठीक है। जैसे हमने बोला 69 है ना, तो अगर मान लो ऑप्शन ए सही है तो 21 होना चाहिए एम के लिए, 42 होना चाहिए ए के लिए, 86 होना चाहिए जी के लिए, 69 होना चाहिए आई के लिए। अब जरा चेक करना, क्या 69 बेटा लेटर आई को रिप्रेजेंट कर सकता है? अब देखो 69 बेटा इस वाली मैट्रिक्स से तो 69 बना नहीं सकते, 6 यहां 9 यहां, हाँ सेकंड मैट्रिक्स से हम 69 बना सकते हैं, सेकंड मैट्रिक्स से हम 69 बना सकते हैं, 6 यहां 9 यहां, चेक करना 69 सर डेफिनेटली 69 आई को रिप्रेजेंट करेगा, तो मे बी ये ऑप्शन सही हो सकता है। लेकिन इसको पूरा चेक मत करो, नीचे बढ़ जाओ, क्या 23 भी आई को रिप्रेजेंट करेगा? सर 23 भी आई को रिप्रेजेंट करेगा, जरा चेक करो, 2 यहां 3 यहां। सर जो 23 है, सर जो 23 है वो रिप्रेजेंट करेगा ए को, जबकि किसके लिए होना चाहिए? आई के लिए, तो ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। क्या 12 आई को रिप्रेजेंट करेगा? सर 1 यहां 2 यहां। सर 12 जो रिप्रेजेंट करेगा, 1 2 जो रिप्रेजेंट करेगा वो एल को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। यहां 69 था तो डेफिनेटली ये 69 भी आई के लिए ही है, क्योंकि ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं। अब ये जो 86 है इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो दो बचे हुए ऑप्शन है दोनों में ही 86 है, इसका मतलब ये 100% किसके लिए होंगे? ये 100% लेटर जी के लिए होंगे। अब आप चेक करो 42 और 23 ए के लिए कौन सा है? 42 है ए के लिए या 23 है ए के लिए? 4 यहां 2 यहां, सर 42 डेफिनेटली ए को रिप्रेजेंट करेगा, 23 2 यहां 3 यहां, सर 23 भी डेफिनेटली ए को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब पहला लेटर चेक करो 21 और 32, सर 2 यहां 1 यहां, 21 रिप्रेजेंट करेगा एम को, लेकिन 32 3 यहां 2 यहां, सर 32 रिप्रेजेंट किसको करेगा? 32 रिप्रेजेंट करेगा बी को। इसका मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? ये क्वेश्चन सॉल्व होगा हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करके। हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप ऑप्शन को पीछे से चेक करो, आप ऑप्शन को आगे से भी चेक कर सकते हो। और ये भी जरूरी नहीं है कि पहले आप फर्स्ट लेटर चेक करो फिर सेकंड। आप एक काम कर सकते हो, पहले पूरा ऑप्शन ही चेक कर लो फिर ऑप्शन बी चेक कर लो, लेकिन ऐसा करने में थोड़ा टाइम लगेगा। सबसे जो बेस्ट अप्रोच है, जिसमें सबसे कम समय हमें लगेगा, वो यही है कि हम हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करें और इस तरीके से चेक करें पीछे से। पहले पीछे के सारे नंबर चेक करो जो इस लेटर के लिए होने चाहिए, फिर सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट और फिर लास्ट में फर्स्ट। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा ये ट्रिक मतलब ये अप्रोच काम करेगी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जब आप ऑप्शन को आगे से चेक करो तो वो आगे से जल्दी एलिमिनेट हो जाए बजाय पीछे के एलिमिनेट होने के। ठीक है, चलिए साहब, अब आप ये बताओ फेल्ट की कोडिंग इनमें से क्या बनेगी, पोस्ट की कोडिंग इनमें से क्या है, और डनी की कोडिंग इनमें से क्या है? जल्दी से कोडिंग चेक करके बताओ फटाक से।
हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करो फटाक से। हाँ जी, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं ऑप्शन ए। अगर ऑप्शन ए सही है तो 24 बेटा टी को रिप्रेजेंट करेगा, टी को। अब जरा चेक करो क्या 24 वाकई में टी को रिप्रेजेंट करेगा? क्या 24 टी को रिप्रेजेंट करेगा? 2 यहां 4 यहां। सर डेफिनेटली 24। 24 किसको रिप्रेजेंट करेगा? टी को रिप्रेजेंट करेगा। 24 किसको करेगा? टी को। 85 और 89 भी टी टी के लिए होने चाहिए। 85 सर 85 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 8 यहां 5 यहां। 85 रिप्रेजेंट करेगा जे को, और 8 यहां 9 यहां। 89 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 89 रिप्रेजेंट करेगा आई को। इसका मतलब दो ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे, ए और सी। ठीक है, अब चेक करो बेटा 42 और 41 किसके लिए है? एल के लिए। 42 और 41 एल के लिए होने चाहिए। तो 4 यहां 2 यहां। 42 रिप्रेजेंट किसको करेगा? 42 करेगा ए को, और 41 करेगा एल को। 42 करेगा ए को, 41 करेगा एल को। तो बताओ सेकंड लास्ट लेटर होना चाहिए एल के लिए, तो एल के लिए होना चाहिए ऑप्शन ए एलिमिनेट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या 44 टी को रिप्रेजेंट करेगा? 4 यहां 4 यहां। सर 44 डेफिनेटली टी को रिप्रेजेंट करेगा। 75 88 75 एस को करेगा, और 88 करेगा ओ को, एस ओ। इसलिए दो ऑप्शन एलिमिनेट। 11 करेगा टी को रिप्रेजेंट, 1 यहां 1 यहां। 11 डेफिनेटली टी को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। अब 33 और 76 चेक करके देखो। 33 किसके लिए? 3 यहां 3 यहां। सर 33 है एच के लिए, और 76 है 76 है बेटा एस के लिए। ये एच के लिए, ये एस के लिए। अब ये बताओ सेकंड लास्ट लेटर किसके लिए होना चाहिए? सर सेकंड लास्ट लेटर होना चाहिए एस के लिए, तो ये एस के लिए है। ऑप्शन ए एलिमिनेट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बेटा लास्ट और फर्स्ट चेक करके भी पता लगा सकते हैं। मैंने कहा ना आपकी खुद की मर्जी है, आपको हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना, आप कैसे भी चेक करो, ये आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, चलिए। क्या 97 बेटा वाई को रिप्रेजेंट करेगा? 9 यहां 7 यहां। सर 97 डेफिनेटली वाई को रिप्रेजेंट करेगा। 22 14, हाँ 22 रिप्रेजेंट करेगा डी को, 2 2। और 14 रिप्रेजेंट करेगा एच को, डी एच। ये डी एच, तो ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब बेटा 30 और 22, 3 यहां 30 रिप्रेजेंट करेगा एन को, 22 रिप्रेजेंट करेगा डी को। ये एन को, ये डी को। सेकंड लास्ट लेटर होना चाहिए एन के लिए, ना कि डी के लिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो बेटा ये है मैट्रिक्स। देखो कितना आसान है मैट्रिक्स। अच्छा, मैट्रिक्स का जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ये इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन जो आपको पढ़नी होगी। लेकिन अब आपको ये इंफॉर्मेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। 31 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन था? अरे यार, कैलेंडर पढ़ा दिया मैंने तुम्हें, हैं? क्यों भाई, वीओडी से पढ़ लिया तुमने? हैं? डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो या आज की डेट से कंपेयर कर लो। दो मेथड है, एक रेफरेंस मेथड, एक स्टैंडर्ड मेथड। तुम 1 जनवरी 2014 का दिन निकालो, और जो 1 जनवरी 2014 का दिन हो उसमें -1 कर देना। 1 जनवरी का तो 1 आ गया,
भाई 1 जनवरी का एक आ गया। 2014 को कैसे तोड़ोगे? 2000 प्लस 13, 2000 का मतलब 0 हो गया, 13 में आए हुए लीप ईयर 3 हो गए, 13 और 3 16, 1 जनवरी 17, 17 का मतलब 3, 3 का मतलब वेंसडे। तो 1 जनवरी 2014 को वेंसडे है, तो उससे ठीक एक दिन पहले 31 दिसंबर 2013 को क्या होगा? वेंसडे से ठीक एक दिन पहले ट्यूसडे, तो ट्यूसडे होगा। ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, यहां पर हमें क्या दिया हुआ है? यहां पे दिया हुआ है बी को 14, बी को मैंने किस में चेंज किया हुआ है? बी को 14 में चेंज किया हुआ है। अब आप ये देखो, ये नॉर्मल मैट्रिक्स है या रिवर्स? बेटा 1 यहां 4 यहां, सिर्फ 1 यहां 4 यहां, बी की कोडिंग हो गई 14, तो ये नॉर्मल मैट्रिक्स है। चलो, ये नॉर्मल मैट्रिक्स है, तो फिर ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करो फटाक से, जल्दी से 3 क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ जी, ये नॉर्मल मैट्रिक्स है, हमें पता चल गया है कि ये हमारी नॉर्मल मैट्रिक्स है। सारा खेल बेटा स्पीड का है, क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, हैं? 31 दिसंबर 2013 को मंडे, तो मंडे ही तो बता रहा हूँ भाई, ओ सॉरी, 31 दिसंबर 2013 बेटा गूगल पे चेक कर लो, 31 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन है? 31 दिसंबर 2013, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। गूगल बेटा मेरा ट्यूसडे बता रहा है, 31 दिसंबर 2013 को ट्यूसडे है, गूगल ही ट्यूसडे बता रहा है। और मैंने भी ट्यूसडे बताया था, वेंसडे माइनस एक ट्यूसडे। चलिए, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाक से, जल्दी से। तो ये नॉर्मल मैट्रिक्स है बेटा, हम चेक करते हैं। हाँ, आपने कहा आगे से चेक कर लो, चलो आगे से चेक कर लेते हैं। 56 बेटा किसके लिए होना चाहिए? आर के लिए। तो 5 यहां 6 यहां, सर 56 किसको रिप्रेजेंट करेगा? यू को। एलिमिनेट 59, 5 यहां 5 यहां 9 यहां, 59 से डेफिनेटली आर के लिए है। 77 7 या 7 या 77 भी आर के लिए है। 95 9 या 5 या, सर 95 भी आर के लिए है। तो ये तीनों आर के लिए हैं। बी सी डी तीनों ऑप्शन सही हो सकते हैं।
99, 9 यहाँ 9 यहाँ सर 99 यू के लिए है। 56 5 यहाँ 6 56 भी यू के लिए है। 87 8 यहाँ 7 87 भी यू के लिए है। समझे? इसीलिए मैं आगे से चेक नहीं करना चाह रहा था, समझ रहे हो। 34 3 यहाँ 4 यहाँ सर 34 डी को रिप्रेजेंट करेगा। 02 0 यहाँ 2 यहाँ 02 रिप्रेजेंट करेगा ई को। 42 4 यहाँ 2 यहाँ 42 रिप्रेजेंट करेगा डी को। तो बेटा ये भी ऑप्शन एलिमिनेट, क्योंकि तीसरा जो लेटर है वो डी होना चाहिए। 11 रिप्रेजेंट करेगा ई को और 12 1 यहाँ 2 12 रिप्रेजेंट करेगा टी को। तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इस बार हमने आगे से चेक किया तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग गया, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि हर बार आगे से चेक करने पे एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट 5 का बेटा आंसर सी नहीं है, ऑप्शन बी है। बी आंसर है, समझ रहे हो। 12th के डायरेक्ट बाद एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे सकते हैं। अरे यार एसएससी सीजीएल का एग्जाम 12th के बाद कैसे दे दोगे बेटा? कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल है, वो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है। हाँ 24 है 24 सर 2 यहाँ 4 यहाँ सर 24 रिप्रेजेंट करेगा टी को, है ना। 41 4 यहाँ 1 यहाँ 41 भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? टी को। 30 3 यहाँ 30 भी रिप्रेजेंट करेगा टी को। 03 0 यहाँ 3 यहाँ 03 भी रिप्रेजेंट करेगा टी को। देख रहे हो, पहला लेटर आप चेक कर रहे हो तो एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा। 77 रिप्रेजेंट करेगा आर को। 86 8 यहाँ 6 86 भी रिप्रेजेंट करेगा आर को। 95 9 या 5 95 भी रिप्रेजेंट करेगा आर को। 58 रिप्रेजेंट करेगा एल को। बताओ अब जाके एक ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हुआ, अब जाकर है कितना टाइम लग गया। 56 रिप्रेजेंट करेगा यू को। 99 भी यू को लिए है। 87 भी यू के लिए। लो अब बताना, अगर यही क्वेश्चन मैं पीछे से चेक कर रहा होता तो कितनी जल्दी सॉल्व हो जाता है। 03 0 यहाँ 3 यहाँ 03 रिप्रेजेंट करेगा टी को, जबकि करना चाहिए ई को। 23 है ना 23 रिप्रेजेंट करेगा डी को, जबकि करना चाहिए ई को। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 58 सर 58 रिप्रेजेंट करेगा एल को। 79 रिप्रेजेंट करेगा एल को। 97 रिप्रेजेंट करेगा एल को। 66 रिप्रेजेंट करेगा एल को। 69 रिप्रेजेंट करेगा आई को। 88 रिप्रेजेंट करेगा आई को। 75 रिप्रेजेंट करेगा आई को। 96 रिप्रेजेंट करेगा आई को। समझ रहे हो। 76 रिप्रेजेंट करेगा एम को। 98 रिप्रेजेंट करेगा एम को। 56 रिप्रेजेंट करेगा यू को। 89 रिप्रेजेंट करेगा एम को। मतलब अब जाकर सिंगल एक ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हुआ। कब? जब हम आगे से चेक कर रहे हैं। अब यही मान लो हम पीछे से चेक कर रहे होते तो कितनी जल्दी ये देखो एलिमिनेट हो रहा होता है इस क्वेश्चन को पीछे से। 03 बेटा ई के लिए होना चाहिए। 03 किसको रिप्रेजेंट करेगा? टी को। ऑप्शन एलिमिनेट। 10 रिप्रेजेंट किसको करेगा? डी को। ऑप्शन एलिमिनेट। 33 रिप्रेजेंट करेगा ई को और 02 भी रिप्रेजेंट करेगा ई को। ये दो ऑप्शन मेरे बच गए, है ना। 56 रिप्रेजेंट करेगा यू को और 89 रिप्रेजेंट करेगा एम को। तो क्या होना चाहिए? एम होना चाहिए। तो ऑप्शन सी गलत हो गया। तो जब हम पीछे से एलिमिनेट कर रहे हैं तो थोड़ा जल्दी एलिमिनेट कर पा रहे हैं, आगे से एलिमिनेट कर रहे हैं तो एलिमिनेट कर तो पा रहे हैं लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मतलब 4-5 सेकंड का फर्क है। तो वो 4-5 सेकंड भी आपके लिए बहुत है।
वो एग्जाम में 4-5 सेकंड भी आपके लिए बहुत है। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि जब मैं कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ाऊंगा तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर, देखो जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं मैं हर टॉपिक्स के ना मेंस के क्वेश्चन करा रहा हूं। इस साल जो सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आए थे, लेकिन जब हमने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ा तो हम मेंस वाले क्वेश्चन कर नहीं पाए, है ना। जो मेंस में जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा नहीं पाया था, लेकिन आज मैं आपको मेंस के क्वेश्चन कराने जा रहा हूं कोडिंग डिकोडिंग के। ठीक है, जो जो क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के मेंस में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन करेंगे। हम एक सेट बनाएंगे और जो एक सेट के क्वेश्चन है वही सारे सेट के क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं एज इट इज। ठीक है, तो आप एक सेट के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन बना दो तो आप सारे सेट के बना दोगे। सिर्फ एक सेट के क्वेश्चन बनाने की आपको जरूरत है। ठीक है, हाँ जी। जंबलिंग तो मैंने कल करा दिया था ना आपको, मेंस वाले क्वेश्चन। लेटर सीरीज के भी आपको मैंने करा दिए थे मेंस वाले क्वेश्चन, है ना। लेटर सीरीज और जंबलिंग में तो हम कर चुके हैं मेंस वाले क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में मैट्रिक्स बनी हुई मिलेगी। जी हाँ, ये सब कुछ एज इट इज आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखो अब ये जो क्वेश्चन है, ये बताओ बेटा, ये जो नंबर्स हैं ये किस वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। 43 किसको रिप्रेजेंट करता है? 4 यहां, 4 यहां, 3 यहां। सर 43 रिप्रेजेंट करता है बी को। अगर 43 लेटर बी को रिप्रेजेंट करता है तो बाबू ऑप्शन ए एलिमिनेट कर दो। अब बाकी के जो 3 ऑप्शन है उन तीनों ऑप्शन में जो सेकंड लेटर है वो आई है, तो मुझे सेकंड नंबर को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मैं सीधा ये चेक करूंगा 30। सर 3 यहां, 0 यहां। 30 जो रिप्रेजेंट करेगा, 30 जो रिप्रेजेंट करेगा वो टी को रिप्रेजेंट करेगा, टी को। तो ये गलत हो गया, है ना, और ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 86, 8 यहां, 6 यहां। 86 रिप्रेजेंट करेगा आर को, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, है ना। 75, 75, 75 रिप्रेजेंट करेगा आई को, आर आई, तो ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो एग्जाम में ऑप्शंस की मदद बहुत जरूरी है लेना, क्योंकि जब तक आप ऑप्शंस की मदद नहीं लोगे तब तक आप अपना टाइम बचा नहीं पाओगे, है ना। क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने के लिए आपको ऑप्शन की हेल्प लेना बहुत जरूरी है। जब तक आप ऑप्शन की हेल्प नहीं लोगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व नहीं होगा। चलो अब कोडिंग डिकोडिंग के सीजीएल मेंस वाले क्वेश्चन कर लेते हैं जो इस बार आए हैं एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग के। मैं आपको एक सिंगल सेट कराऊंगा और उसी सेट के जितने क्वेश्चन है वही हर सेट में रिपीट है। हर सेट में वही सेम क्वेश्चन रिपीट है, सेम क्वेश्चन। हैज, डी के आर, पीसीएल और परसेंटेज। पहला क्वेश्चन है, अगर हैज की वैल्यू सीओ क्यू है तो परसेंटेज की वैल्यू ओसीएच होगी। दूसरा ऑप्शन है, अगर हैज की वैल्यू बीएनपी है, बीएनपी है तो परसेंटेज की वैल्यू एनएफजे होनी चाहिए। अगर हैज की वैल्यू एफएचआई है तो परसेंटेज की वैल्यू एनएफजे होनी चाहिए। अगर हैज की जो वैल्यू है वो बीएनक्यू है तो परसेंटेज की वैल्यू एनएफएम होनी चाहिए। बताओ। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है इस साल। बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। हमें हर बार पहले पहला ऑप्शन देखना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। बेटा अगर मैं हैश की वैल्यू सीओ क्यू रखता हूं तो सी से डी कैसे बनेगा? +1। 15 से 11 कैसे बनेगा? -4। 17 से 18 कैसे बनेगा? +1। तो ये जो +1 -4 +1 है, यही सेम लॉजिक बेटा यहां लगा दो। +1 -4 +1, यही सेम जिस लॉजिक को लगाने के बाद ये बना है
वही सेम लॉजिक ये बनेगा और ये परसेंटेज की वैल्यू निकल आएगी। जरा देखना P+1 क्या होता है, Q। तो क्या बेटा P+1 ये Q है, लेटर Q? नहीं सर, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है जी, हाँ जी। अब हमने चेक किया दूसरा ऑप्शन, बेटा ये B से D बना तो B+2 किया हमने, तो हम P+2 करेंगे। जब P+2 आप करोगे, है ना भाई, आपने क्या बनाया, आपने B से D बनाया, B से D बनाया B+2 करके, तो बेटा P+2 करोगे तो क्या बनेगा, R बनना चाहिए। तो हमारा जो आंसर है वो R से शुरू होना चाहिए, लेकिन R से शुरू नहीं है, तो ये भी ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया। अब जरा तीसरा ऑप्शन यूज करके देखो, बेटा F से D बना 6 और 4, 6 माइनस का 2 4, ठीक है। 8 से 11 बना, 8 और 3 11, 9 से 18 बना, सॉरी ये बेटा FHI नहीं है, FHP है, FHP नहीं, FHT है बेसिकली, FHT। हाँ जी, तो बेटा 6 से 4 बना -2, 8 से 11 बना +3, और 20 से 18 बना तो -2। अब -2 + 3 -2 यहां लगा दो, -2 + 3 -2, तो 16 माइनस का 2 14, 3 और 3 6, और 12 माइनस का 2 10, और ये NFJ ही है, इसीलिए ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। यानी कि अगर हैश की वैल्यू FHT है, अगर हैश की वैल्यू FHT है तो परसेंटेज की वैल्यू NFJ ही निकलेगी। क्यों? क्योंकि FHT से जब D के R बनेगा तो वो बनेगा -2 + 3 -2 करके, तो यही लॉजिक यहां पे लगाओ तो परसेंटेज की वैल्यू निकल आएगी आपकी। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ठीक है। पहले का पहले से रिलेशन, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, तो पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग का, बहुत ही बेसिक कोडिंग की, फॉरवर्ड पैटर्न पर बेस्ड है। कौन सा पैटर्न है बेटा? फॉरवर्ड पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था नंबर कोडिंग का, ठीक है। पेंट, PAINT, पेंट को कोड किया है मैंने 80 से। ड्रॉप, ड्रॉप को कोड किया है मैंने 59 से। तो मार्केट की कोडिंग क्या होगी? तो मार्केट की कोडिंग क्या होगी? और ऑप्शंस आए थे एग्जाम में 85, 90, 95 और 100, ये ऑप्शंस एग्जाम में आए थे, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को एक चीज बहुत पता होगी, एक बात बहुत अच्छे से पता होगी कि जब मैंने आपको नंबर कोडिंग पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बताया था नंबर कोडिंग में? नंबर कोडिंग में मैंने आपको क्या बताया था सर? नंबर कोडिंग में आपने ये बताया था कि दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें हर एक लेटर के प्लेस का यूज करेंगे हम, या फिर इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस का यूज करेंगे, है ना। या तो हम इन लेटर्स के प्लेस का यूज करके 80 बनाएंगे, या फिर हम इनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस का यूज करके 80 बनाएंगे। यही तो मैंने समझाया था आपको। दो टाइप के क्वेश्चन है, ये टाइप 1 पैटर्न है, टाइप 1। टाइप 2 क्या था? जिसमें हर लेटर को इंडिविजुअल कोड करते हैं, लेकिन ये टाइप 2 है जिसमें हर एक लेटर का प्लेस हमें एक साथ यूज करना है। अब सोच कर देखो कि मार्केट की कोडिंग क्या बनेगी। आपके पास दो अप्रोच है, या तो 16, 1, 9, 14, 20 से आप 80 बनाने की कोशिश करो, या फिर आपको याद होगा इनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस लिखो। बेटा अपोजिट अल्फाबेट की प्रैक्टिस में आपको करा चुका हूं, कानपुर, AZ, इंडियन रेलवे, मैन, GT रोड। तो 11, 26, 18, 13 और 7,
या तो इन नंबर्स का यूज करके 80 बनेगा या इन नंबर्स का यूज करके 80 बनेगा। बस दो ही लॉजिक है यहाँ पे, इसके अलावा कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि ये टाइप 1 पैटर्न का क्वेश्चन है। टाइप 2 पैटर्न में क्या होता है, हर एक लेटर के प्लेस का इंडिविजुअल यूज होता है, लेकिन ये टाइप 1 पैटर्न का क्वेश्चन है। अब आप बताओ, है ना, ऊपर वाले नंबर्स का यूज करके 80 बन रहा है या नीचे वाले नंबर का यूज करके 80 बन रहा है। और वही बेटा क्रॉस चेक कर लेना इस वाले क्वेश्चन में, तब जाके आंसर देना मार्केट का। सिलेक्शन होगा तो बिल्कुल डिनर करेंगे बेटा, डिनर भी करेंगे, लंच भी करेंगे, बट आपको उसके लिए सिलेक्शन लेना होगा। हाँ जी सर, 11 और 26 कितने हैं? 37, 37 और 18 कितने हैं? 55, 55 और 13 कितने हैं बेटा? 55 और 13 है 68, 68 और 7 कितने हैं? 75। तो बेटा 75 से 80 बना सकते हैं हम 5 जोड़ के, है ना। तो ड्यू, इंडियन रेलवे, लव, कानपुर, तो 23, 23 और 9 32, 32 और 12 44, 44 और 11, 44 और 11 बेटा 55। तो 55 से हम 59 बना सकते हैं प्लस 4 जोड़ के। अब आप ये सोचो कि यहां पे चल क्या रहा है। यहां पे अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड कर दिया गया, लेकिन 5 जोड़ा। यहां पे अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड कर दिया गया, लेकिन 4 जोड़ा। क्या 5 और 4 जोड़ने के पीछे कोई कारण हो सकता है कि 5 और 4 आखिर जोड़ा क्यों जा रहा है? मैन, एजेड, इंडियन रेलवे, कानपुर, इवनिंग, जीटी रोड। ठीक है, 14, 14 और 26 कितना होगा? 40, 40 और 9 49, 49 और 16 कितना होगा? 65, 65 और 22 कितना होगा बेटा? 65 और 20 कितना होगा? 85 और 87, 87 और 7 कितना होगा? 94। अब आप सोचो 94 में मैं कितना जोड़ूंगा? 94 में मैं कितना जोड़ूंगा? बहुत बढ़िया, शाबाश सर। यहां पे अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करके 5 इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि इस पर्टिकुलर वर्ड में 5 लेटर हैं। यहां पे अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को इसलिए ऐड करके इसलिए 4 जोड़ा जा रहा है क्योंकि इस पर्टिकुलर वर्ड में 4 लेटर है। यहां पे अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करके कितना जोड़ेंगे? कितने लेटर हैं इस पर्टिकुलर वर्ड में? 6 लेटर हैं। तो हम कितना जोड़ देंगे? 6 जोड़ देंगे। बताओ अब ये क्लास का क्वेश्चन है कि नहीं है? बिल्कुल यही क्वेश्चन कराया था क्लास में हमने, है ना। हाँ जी, ये था दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या था कोडिंग डिकोडिंग का? तीसरा क्वेश्चन था बेटा नंबर कोडिंग का दूसरा पैटर्न, क्लॉक। क्लॉक को मैंने चेंज किया है 4 13, क्लॉक को मैंने चेंज किया है 4 13 17 4 12 से। तो फोन की कोडिंग क्या होगी? फोन की कोडिंग क्या होगी? अच्छा, ये नंबर कोडिंग का देखो नंबर कोडिंग में मैंने आपको 2 पैटर्न बताए थे। पहला पैटर्न ये बताया था, है ना, ये वाला क्वेश्चन आ गया। दूसरा मैंने आपको ये वाला पैटर्न बताया था, लो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ गया। बताओ बेटा क्या आंसर होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, 17 10 16 15 6, 17 9 17 15 6, 16 9 15 16 5, 17 9 16 17 6। हाँ जी, हाँ सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है ये। एसएससी सीजीएल मेंस इस साल की क्वेश्चन है, इसी साल के।
और ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं ये 2 मार्च के क्वेश्चन है। 2 मार्च को जो पेपर हुआ था ना, 2 मार्च 2023, 2 मार्च 2023, उसी एक ही पेपर का ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, और उसी पेपर का ये तीसरा क्वेश्चन है। हो सकता है पीडीएफ में कोडिंग डिकोडिंग की थोड़ी बहुत मिस्टेक हो। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे इंडिविजुअल कोडिंग चेक करनी है हमें, इंडिविजुअल कोडिंग चेक करनी है। +1 यहाँ पर भी क्या है, +1 है, यहाँ पर भी क्या है, +1 है। लेकिन जो ओ लेटर है इसमें हमने +2 किया है, ओ लेटर में +2 किया है। अब +2 करने के पीछे 2 कारण हो सकते हैं, +2 के पीछे 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि ये जो ओ लेटर है वो ठीक बीच में है। दूसरा कारण कि ये वॉबल्स है। दूसरा कारण कि वॉबल में +2 है, कॉन्सोनेंट में +1 है। पहला कारण के बीच में है और वॉबल भी है, तो बेटा यहां तो 100% +2 होना है, यहां +1 होना है, यहां भी +1। इसमें हम डाउटफुल हैं कि +1 करें या +2 करें। तो कोई बात नहीं बेटा, ऑप्शंस हमें बताएंगे हमें करना क्या है, ऑप्शंस बता देंगे हमें करना क्या है। ऑप्शंस को ध्यान से देखो, QI सॉरी 16 और 1 17, 8 और 1 9, 15 और 2 17, 14 और 1 15। ऑप्शंस पे ध्यान दो, 17 9 17 15, 17 9 17 15 का एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 6 है, लास्ट में 6 है। इसका मतलब हमें यहाँ पे +1 ही करना है। यहाँ पे वॉबल्स का लॉजिक नहीं है, यहाँ पे है कि जो बीच का लेटर है उसमें +2 करना है, बस बीच के लेटर में +2 करना है। समझ रहे हो, बीच के लेटर में +2 करना है। बस ये 3 क्वेश्चन थे बेटा, है ना। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं कोडिंग डिकोडिंग का। जस्ट वेट, पहला क्वेश्चन तो सिमिलर है, एक और सेट का क्वेश्चन है, दूसरा भी सिमिलर है। हाँ ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन है कॉम्पैक्ट, एक वर्ड है कॉम्पैक्ट, इसकी कोडिंग की गई है DQNRBS से। सोनी की कोडिंग की गई है, सोनी की कोडिंग की गई है TQOA से। तो मोटोरोला की कोडिंग क्या होगी, तो मोटोरोला की कोडिंग क्या होगी, मोटोरोला। ऑप्शन ए NPUPS PMB, ऑप्शन बी OPU PUP IB, ऑप्शन सी INUN SNMB, ऑप्शन डी NQUQSQMC। हाँ जी, हाँ जी बताओ। ओल्ड स्टूडेंट के पास बेटा आ चुका है कंप्यूटर स्टडी जीके का। आप फ्री कंटेंट में जाओ, ऐप पर फ्री कंटेंट में, और वहां जाके देखो फ्री कंटेंट में। अब ये जो एक एक क्वेश्चन है ना बेटा, ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, 3-3 नंबर के क्वेश्चन। आप जानते हैं मेंस में जो क्वेश्चन आए हैं रीजनिंग के, एक क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो 3 है। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। अब बताओ क्या लॉजिक है, कितना आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको बेटा लेटर कोडिंग में कितने पैटर्न बताए थे, लेटर कोडिंग में 7 पैटर्न बताए थे, 7। बताओ उन 7 में से कौन सा पैटर्न है। सर ये फॉरवर्ड पैटर्न पर बेस्ड है, फॉरवर्ड पैटर्न +1 +2 +1 +2 +1 +1 और +2, फॉरवर्ड पैटर्न पे बेस्ड है ना। हाँ जी, तो +1 +2 +1 +2 +1 +2। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करोगे, +1 किया आपने n, +2 किया आपने q, तो n के बाद q आना चाहिए। n के बाद q सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, n के बाद q सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो ये मेंस के क्वेश्चन थे कोडिंग डिकोडिंग के जो इस साल बने हैं आपके एग्जाम में। समझ रहे हो, हर सेट में यही क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिपीट, यही रिपीट हुआ है, यही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे वर्ड अलग है,
लेकिन लॉजिक सेम यही है कि अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ लेटर जोड़ दो। हर सेट में यही लॉजिक है, ठीक है। हाँ जी, सेम इसी लॉजिक पर ही सेम। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अब हमारी जो मुलाकात होगी वो सीधा मंडे को होगी, है ना। अब हम सीधा मंडे को आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, ठीक है। हाँ जी, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, सिलेक्शन जरूर होगा, है ना। जी हाँ, सच्ची लगन से मेहनत करोगे तो सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। बस कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, लगातार मेहनत करते रहो, लगातार पागलों की तरह बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, ठीक है। कुछ भी मत सोचो किसकी शादी है घर में, है ना, कुछ नहीं। अच्छी डाइट, डाइट पे विशेष ध्यान रखो। अगर डाइट आपकी खराब हुई, अगर आप 2 दिन के लिए भी बीमार पड़े, तो वो जो ब्रेक आएगा ना पढ़ाई में, वो आपका बहुत नुकसान कर देगा। फिर वो दोबारा से रीस्टार्ट करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। जब एक बार हम फ्लो में चल रहे होते हैं ना, तो चलते रहते हैं चलते रहते हैं, लेकिन जैसे ही एक बीच में ब्रेक लगता है छोटा सा, फिर वो हमारा सारा फ्लो बिगाड़ देता है। इसलिए वो ब्रेक नहीं लगना चाहिए। इसलिए ना तो आपको बीमार पड़ना है, ना किसी फंक्शन को अटेंड करना है जब तक आपको तैयारी करनी है। कहने का मतलब है अच्छी डाइट लो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, वो बहुत जरूरी है। कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, ठीक है। दिन में 24 घंटे नहीं पढ़ना है, दिन में 6 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, लेकिन लगातार पढ़ो, हर रोज पढ़ो। तब जाके सिलेक्शन होगा, तब जाके आपका रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। वो रेगुलरिटी आपके अंदर आ गई तो बस आप सफल हो। और इसी सफलता को पाने के लिए ये रेगुलरिटी लाना बहुत जरूरी है। अपने आप को अपने बारे में कभी सोचना कि आज तक ऐसा कौन सा काम है आपने पूरी लाइफ में, पूरी जिंदगी में, जो लगातार बिना रुके किया हो, ठीक है। कोई काम है आप सोच कर देखना। आपने सोचा हो कि मैं डेली सुबह वॉक करने जाऊंगा, लेकिन आप यकीन बताना आप कितने दिन लगातार वॉक करने गए। आपने सोचा हो मैं डेली जिम करूंगा, डेली सुबह उठ के पुशअप लगाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा। याद करो आपने कितने दिन लगातार एक्सरसाइज की होगी, कितने दिन आपने डेली पुशअप लगाए होंगे। जीवन में कोई काम आपने आज तक लगातार नहीं किया सिवाय एक चीज के, खाना खाने के। आपने सुबह शाम खाना खाया है, क्यों? क्योंकि वो आपकी शरीर की नीड है, ठीक है। जी हाँ, तो इसीलिए वो जो जरूरत है ना, जैसे बिना भोजन के हमारा शरीर तड़प जाता है, तो वो हमें सुबह शाम चाहिए चाहिए। ऐसे ही अपने आप को ढाल लो कि बिना पढ़ाई के आपका शरीर, है ना, मचल उठे। मतलब वो पढ़ना ही पढ़ना है इतने घंटे रेगुलर आपको, ठीक है। जी हाँ, बस वो हैबिट बना लो, वो आदत डाल लो, फिर सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं पाएगा आपको, ठीक है। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।